साथ क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों एक्सट्रैक्ट्स को सारे क्वेश्चंस के साथ हमने कवर कर लिया है। अब फिर से क्वेश्चन 7 भी एक एक्सट्रैक्ट है एंड इसमें भी आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन जो पहला क्वेश्चन 6 में दोनों एक्सट्रैक्ट थे वो प्रोज बेस्ड थे एंड अब पोइट्री से आपको एक एक्सट्रैक्ट, दोनों में से एक एक्सट्रैक्ट चुनना है एंड उसके आंसर्स देने हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से कह रहे हैं कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स ए एंड बी एंड आंसर एनी वन ऑफ द टू। अगेन 5 मार्क्स है एंड दोनों में से कोई एक एक्सट्रैक्ट आपको जो है वो सॉल्व करना है एंड पहला एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है द बोल पोम से। अब हमसे कह रहे हैं ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। अब क्योंकि अगर आपने पोएम पढ़ रखी है तो मुझे इतना समझाने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर आपने पोएम नहीं पढ़ी है तो मुझे आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, तब आपकी ये पोएम समझ में आएगी। ठीक है, अगर मैं आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में, मैं पूरी स्टोरी ना सुनाऊं, बस इसी कॉन्टेक्स्ट में बता दूं कि द बॉल पोएम किस बारे में है, तो बेसिकली इट्स अ पोएम अबाउट लॉस एंड द होल पैसेज, these 4 lines are talking about learning resilience in the face of loss। क्योंकि एक लड़के की बॉल खो जाती है एंड इट्स नॉट जस्ट अ बॉल दैट ही कैन बाय अगेन, बट उसके साथ जुड़ी हुई यादें भी खो जाती हैं एंड ही कैन नॉट गेट दोज थिंग्स बैक। सो यहाँ ही इज ट्राइंग टू लर्न के लॉस हमारे लाइफ में भी इट्स नॉट जस्ट द लॉस ऑफ अ टॉय, ऑफ अ बॉल, इट्स समथिंग दैट इज unavoidable in life as well। ठीक है ना। so now let me explain this these particular only 4 lines to you in line by line, but इसकी डिटेल अगर आपको पोएम वीडियो देखनी है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। he is learning well behind his desperate eyes, वो जो लड़का है he is learning something and he is learning something painful and all of his pain is well hidden beneath the look of desperation in his eyes। okay, the epistemology of loss, how to stand up। epistemology का मतलब होता है the study of knowledge। okay, how we know things। so he is trying to learn the loss, the concept of loss। ही इज ट्राइंग टू लर्न कि किसी चीज को खोना क्या होता है। खोना सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का फिजिकल खोना नहीं होता, खोने के साथ साथ क्या कुछ इंसान खोता है, खोने से जुड़ा सब कुछ। ही इज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस द नॉलेज ऑफ लॉस हियर एंड how to stand up। He's also learning that he's also learning how to understand and deal with losing people, things or experiences and how to recover and stand up again after that grief, knowing what every man must one day know। and now he realizes that what every human eventually comes to know, that loss is an unavoidable part of life। he is learning that one thing that every man gets to know one day। हर इंसान जो एक दिन सीखता है उसको यहाँ सीखने को मिल गया है कि लॉस जो है वो जिंदगी का एक अनअवॉइडेबल पार्ट है एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप एंड नॉट जस्ट वंस। जिंदगी में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार होता है, मोस्ट लोगों के साथ अगेन एंड अगेन ये एक्सपीरियंस होता है कि मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस लॉस मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ एंड अगेन दे मस्ट कीप स्टैंडिंग अप, रिकवरिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। बिकॉज हम अपनी लाइफ में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें एंड कई सारे इंपॉर्टेंट लोग साल दर साल या टाइम टू टाइम खोते रहते हैं। सो लॉस का जो एपिस्टेमोलॉजी है, लॉस का जो एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है वो उसने अभी सीखा है लॉस के बारे में, बट ही इज ऑल्सो लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप। ही इज ऑल्सो लर्निंग हाउ टू be resilient in the face of loss, how to basically get back from, stand up and get back through from painful experiences and how to deal with losing what they love, what he loves basically, and he's learning how to rise again no matter how many times life knocks down on him। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है what emotions are most appropriately conveyed by the phrase desperate eyes and epistemology of loss। कि ये जो 2 फ्रेजेस हैं, डेस्परेट आइज और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये दोनों फ्रेजेस क्या इमोशंस दर्शाते हैं मिलकर। तो देखो, डेस्परेट आइज जो फ्रेज है ना वो इट शोज द बॉयज हेल्पलेसनेस, हिज डिस्पेयर, हिज कंफ्यूजन, बिकॉज ही लुक्स एट द बॉल दैट इज लॉस्ट इन द वाटर। एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या है, ही इज लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉस। ठीक है, सो अब हम पहले इन वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग देख लेते हैं।
देखो डिस्पेयर का क्या मतलब होता है, द कंप्लीट लॉस ऑफ होप। कंप्लीटली जब होप खो जाता है, उस फीलिंग को, उस सैडनेस की फीलिंग को, बिकॉज यू सी नो वे आउट, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पेयर। ठीक है। एंगर मतलब गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन मतलब चिड़चिड़ापन, द फीलिंग ऑफ बीइंग अनॉयड एट समथिंग, कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है ना, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू थिंक क्लियरली और नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, राइट। एंड हेल्पलेसनेस का मतलब होता है कि द फीलिंग ऑफ बीइंग अनेबल टू डू एनीथिंग टू इम्प्रूव अ सिचुएशन और हैविंग नो कंट्रोल। हेल्पलेसनेस क्या दिखाता है, जब आपके बस में कोई चीज़ नहीं होती है। सो यहाँ ये दोनों वर्ड्स जो है ना, वो दोनों वर्ड्स किन इमोशंस से कनेक्ट कर रहे हैं, वो डिस्पेयर से कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डिस्पेयर का मतलब होता है द कंप्लीट लॉस ऑफ होप एंड अ डीप फीलिंग ऑफ सैडनेस, बिकॉज यू नो लॉन्गर सी समथिंग, यू नो लॉन्गर सी द वे आउट ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली उसकी डेस्परेट आइज एंड इसकी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस की चीज़ दिखा रही है कि वो डिस्पेयर है, वो कंप्लीटली अपना जो है अपना होप है वो लूज कर चुका है। वो गुस्सा नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, बट वो कंफ्यूज्ड है बिकॉज ही इज लर्निंग समथिंग न्यू। उसकी आंखें भी कंफ्यूज्ड हैं एंड वो खुद भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस ये दिखा रहा है इज लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉस। तो जब आप कुछ किसी नए कॉन्सेप्ट को सीख रहे होते हो, सो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड हेल्पलेसनेस भी है उसके अंदर, बिकॉज ही कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 डिस्पेयर, ऑप्शन नंबर 4 कंफ्यूजन एंड 5 हेल्पलेसनेस। 1, 4 एंड 5 कहाँ दे रखा है? बी में। 1, 4 एंड 5 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, बट हियर इज द रिटन एक्सप्लेनेशन जस्ट इन केस यू वांट। क्वेश्चन सेकंड कहता है व्हाट डज द फ्रेज हाउ टू स्टैंड अप सजेस्ट अबाउट द बॉयज इमोशनल ग्रोथ। जो फ्रेज है हाउ टू स्टैंड अप, ये लड़के की इमोशनल ग्रोथ के बारे में क्या सजेस्ट करता है? इसके लिए मैंने आपका आंसर लिखा है द फ्रेज हाउ टू स्टैंड अप सजेस्ट दैट द बॉय इज बिगिनिंग टू ग्रो इमोशनली स्ट्रॉन्गर. He is learning to face reality instead of crying for the ball. He is not crying. He is learning to face reality. He is realizing that loss is a part of life and we cannot always get back what we lose. And emotionally, he is moving from childhood innocence to a more mature understanding that one must accept loss, take responsibility and keep going. Emotionally, वो बड़ा हो रहा है, वो mature हो रहा है, वो समझ रहा है कि loss हो गया तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक्शंस की लेना सीखो एंड लाइक कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहो. एक चीज़ अगर खो जाती है तो सिर्फ उसके लिए वहाँ बैठे रहना कोई सोल्यूशन नहीं है. सो दिस इज व्हाट द फ्रेज हाउ टू स्टैंड अप मीन्स. अच्छा, विच फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट कन्वेज द पोएट्स आइडिया दैट लॉस इज यूनिवर्सल. इस पूरे एक्सट्रैक्ट में से कौन सा ऐसा फ्रेज है जिसका मतलब यह है कि लॉस यूनिवर्सल है, लॉस सबके साथ होता है. तो अगर हम ऊपर आए तो हम देखते हैं इस लाइन में बोला है नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि वो चीज़ जानना जो हर आदमी एक दिन जानता है, सीखता है. तो ये जो फ्रेज है ये इस इमोशन को कन्वे कर रहा है कि लॉस जो है वो यूनिवर्सल है. सो यू विल राइट द आंसर. द फ्रेज नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो कन्वेज द पोएट्स आइडिया दैट लॉस इज यूनिवर्सल एंड एवरी वन हैज टू एक्सपीरियंस इट एट सम पॉइंट इन लाइफ. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फिल इन द ब्लैंक विद अ फ्रेज टू सूटेबली कंप्लीट द सेंटेंस. एंड ये क्वेश्चन आपने देखा 2 मार्क्स का था, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. ओके. एंड क्वेश्चन 4 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल with a phrase to suitably complete the sentence. The loss of his ball symbolizes dash in life. उसकी बॉल का लॉस क्या सिंबलाइज करता है, दुनिया में क्या चीज को सिंबलाइज करता है. ठीक है, तो इसका आंसर है the unavoidable losses and responsibilities one must face. The loss of his ball symbolizes the unavoidable losses and responsibilities one must face in life. उसकी बॉल ये सिंबलाइज करती है कि इंसान की जिंदगी में कितने लॉसेस होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं एंड कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो एक इंसान को फेस करनी पड़ती हैं जीवन में. सो ये फ्रेज ये चीज को दर्शाता है. तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट, मतलब सेकेंड एक्सट्रैक्ट की तरफ, जो कि है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स.
इस पोएम से। तो अगर आप इस पोएम को ज़्यादा अच्छे से तैयारी करके आए हैं तो आप ये वाला एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो आप ऊपर वाला एक्सट्रैक्ट, द बॉल पोएम वाला एक्सट्रैक्ट को कवर कीजिएगा, ठीक है, अटेम्प्ट कीजिएगा। और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। ये बड़ी प्यारी सी एक पोएम है, बड़ी ह्यूमरस पोएम है, मुझे बहुत पसंद आई थी। सो पूरा अगेन मैं आपको एक्सट्रैक्ट का मतलब पूरी स्टोरी, पूरी पोएम की समरी तो नहीं दे पाऊंगी, बट यहाँ इस पैसेज का मतलब ज़रूर समझा सकती हूँ, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मतलब ज़रूर समझा सकती हूँ। सो ये जो स्टैंजा है ना, ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से है। एंड इस स्टैंजा का ओवरऑल मीनिंग ये है कि पोएट बड़ा ह्यूमरसली ये कह रहे हैं कि इफ़ यू एवर मीट अ लार्ज बीस्ट ना विद येलो स्किन एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, एंड अगर आप नोटिस करो कि जंगल में वो है और वो आपको खा लेता है, तो तब आप समझ जाना कि वो एक बंगाल टाइगर ही होगा। ओके, तो अगर लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँ ना, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, यानी पोएट कह रहे हैं कि इफ एट सम पॉइंट यू आर वॉकिंग और वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, a noble wild beast greets you, कि मतलब एक you suddenly come across a very majestic wild animal, a very large wild animal with black stripes on a yellow ground, की yellow skin पे उसकी अगर black आप धारियाँ, black stripes अगर देखो, just notice if he eats you, बस आप ये notice करना, be careful if it attacks and eats you, देखना, notice करना कि अगर वो आपको अटैक करता है और खा लेता है, then you can identify it। बड़ा humorously exaggerate किया है उन्होंने सिचुएशन को। दिस सिंपल रूल may help you learn, और ये easy सी गाइडलाइन है जिससे आप सीख सकते हो द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। इससे आप आराम से पहचान सकते हो कि जिसने आपको खाया है वो कौन है। द एनिमल दैट यू सॉ इज अ बंगाल टाइगर। फाइन। सो पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई बाय रेफरिंग टू द बंगाल टाइगर एज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट। नोबल वाइल्ड बीस्ट कह के बंगाल टाइगर को आखिर पोएट क्या कहना चाहते हैं? तो ऑप्शन ए कहता है द टाइगर इज मेजेस्टिक एंड डिग्निफाइड डिस्पाइट इट्स फेरोसिटी, कि यहाँ पे मेजेस्टिक का मतलब होता है ग्रैंड और इम्प्रेसिव, और डिग्निफाइड का मतलब होता है टू शो नेचुरल प्राइड, ठीक है, डिस्पाइट इट्स फेरोसिटी, और फेरोसिटी का क्या मतलब होता है? वायलेंट, बड़ा सैवेज सा नेचर। सो इस पूरी लाइन का मतलब है कि जो टाइगर है ना वो बहुत ही मेजेस्टिक है, बहुत ही ग्रैंड, देखने में ग्रैंड लग रहा है एंड वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट लग रहा है। डिग्निफाइड का मतलब होता है समथिंग दैट इज वर्थ रिस्पेक्टिंग। Despite its ferocity, even though it's fierce, even though it is very violent, it is huge and it is worth respecting। तो क्या उनका मतलब नोबल वाइल्ड बीस्ट कहने से ये है कि टाइगर जो है एक बड़ा ग्रैंड सा एनिमल है और जिसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए डिस्पाइट बीइंग वायलेंट, या फिर उसका मतलब है द टाइगर इज काइंड एंड कंसिडरेट टुवर्ड ह्यूमंस? नो, ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा मतलब होता तो वो ये बोलते ही नहीं कि द टाइगर ईट्स यू। द टाइगर हैज़ अ रॉयल लीनिएज एंड शुड बी रिवर्ड। अब लीनिएज का क्या मतलब होता है? रॉयल लीनिएज का मतलब होता है बॉर्न फ्रॉम अ किंगली फैमिली लाइन, की एक राजा महाराजाओं के घरों में पैदा होने वाले को बोलते हैं रॉयल लीनिएज। सो एंड शुड बी रेवर्ड, रेवर्ड का मतलब है डीपली रिस्पेक्टेड। सो ही डजेंट मीन रॉयल ब्लड लाइन, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ मेजेस्टिक अपीयरेंस में बोला था, बट इन्होंने किसी भी रॉयल ब्लड लाइन के फॉर्म में तो ये बात नहीं बोली। तो इसलिए सी भी ऑप्शन नहीं है और बी भी ऑप्शन नहीं है, ए जो है वो हो सकता है, बट डी देखना ज़रूरी है। द टाइगर इज़ अ सिंबल ऑफ फियर एंड डिस्ट्रक्शन। हाँ ठीक है कि टाइगर एक सिंबल ऑफ फियर होता है, उससे डिस्ट्रक्शन होता है, रून्स होते हैं, डैमेजेस होते हैं टाइगर के थ्रू, वाइल द टाइगर कैन बी टेरिफाइंग। लेकिन नोबल कहने से टाइगर की ग्रैंड्योर पे बात की है पोएट ने, उसको नोबल बुलाया है, तो द पोएट इज नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन। नोबल से वो इज्जत दे रहा है, एंड इज्जत डिग्निटी वर्ड से, डिग्निफाइड वर्ड से ज़्यादा दिख रही है। सो इसका ऑप्शन होगा ए, द टाइगर इज मेजेस्टिक एंड डिग्निफाइड डिस्पाइट इट्स फेरोसिटी। ठीक है ना, ये आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली, आपको कंप्लीट करना है इसको। द वर्ड ग्राउंड इन द लाइन विद स्ट्रैप विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड रेफर्स टू। इस लाइन में येलो ग्राउंड ही वर्ड यूज क्यों किया गया? ग्राउंड का क्या मतलब है? तो ग्राउंड का मतलब है द येलो कलर्ड बैकग्राउंड ऑफ द टाइगर्स स्किन और फर। टाइगर की स्किन को, टाइगर के फर को के येलो बैकग्राउंड को उन्होंने ग्राउंड बोला है, ठीक है ना।
क्वेश्चन 3 में पूछते हैं, जो कि 2 मार्क्स का है, हाउ डज द पोएट यूज ह्यूमर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बंगाल टाइगर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल टाइगर को डिस्क्राइब करने के लिए पोएट ने ह्यूमर को कैसे यूज किया है। उसके लिए मैंने आपके लिए आंसर लिखा है, द पोएट यूजेस ह्यूमर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बंगाल टाइगर बाय गिविंग अ वेरी फनी एंड डेंजरस वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इट। पोएट ने बंगाल टाइगर को डिस्क्राइब करने के लिए ह्यूमर को बड़े फनी और बड़े डेंजरस वेज में डिस्क्राइब किया है, कि मतलब जो वे उन्होंने दिया है वो बड़ा फनी है और बड़ा डेंजरस है एक टाइगर को रिकॉग्नाइज करने का। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स अपीयरेंस, टाइगर के अपीयरेंस का सिंपल डिस्क्रिप्शन ना देके पोएट ने बोला है कि इफ द एनिमल विद स्ट्राइप्स ईट्स यू, कि अगर वो स्ट्राइप्स वाला जानवर आपको खा लेता है, देन यू विल नो इट इज अ बंगाल टाइगर, तब आप जान जाओगे कि ये एक बंगाल टाइगर है। सो दिस इज हाउ द पोएट हैज यूज्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बंगाल टाइगर इन अ ह्यूमरस वे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट सेज, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द पोएम दैट इज एडवाइजरी इन नेचर। ऐसा कौन सा फ्रेज है इस पोएम में जो एडवाइजरी है नेचर में, जो कोई एडवाइस दे रहा है। The advisory phrase in the stanza is just notice if he eats you। जो कौन सी लाइन इस स्टैंजा में हमें कोई एडवाइस दे रही है, ये लाइन, कि नोटिस करना अगर वो तुम्हें खा ले तो। It sounds like a piece of advice, but it is actually humorous because no one would really want to test this advice. It looks like an advice, advice तो है, but actual में बड़ा humorous है, क्योंकि ऐसी एडवाइस को टेस्ट करना कोई नहीं चाहेगा। तो इसी के साथ हमने चारों एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के चारों एक्सट्रैक्ट्स को कवर कर लिया है, जो कि दो क्वेश्चन नंबर 6 के प्रोज सेक्शन से थे, जिनमें से आपको एक अपेयर करना है एग्जाम में, एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें से भी 2 ही एक्सट्रैक्ट हैं, आपको एक अटेम्प्ट करना है। दोनों एक्सट्रैक्ट जो है वो पोएट्री से हैं। सो आपको एग्जाम में एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना होगा प्रोज से, एक करना होगा पोएट्री से। I don't want my videos to get very long, क्योंकि उससे ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाता है, बच्चे छोड़ के बीच में भाग जाते हैं, एंड इट गिव्स यूट्यूब अ वेरी बैड सिग्नल दैट द वीडियोज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। सो आपके साथ इसका जो आगे के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 को मैं कवर करूंगी, उसके लिए आपको एक दिन का वेट और करना पड़ेगा। दैट वीडियो यू विल गेट सून, एंड जस्ट इन केस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो लेटर ऑन, so I would have added the link to the upcoming video in the description box already. I'll update the description box. लेकिन यहाँ तक अगर आपने सब चीज़ें देख ली हैं, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड जो डॉक्यूमेंट फाइल मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर की है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी, ताकि आप लोग यहाँ तक की अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर लें। एंड अगर आपने वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 यानी कि रीडिंग, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन अभी तक अच्छे से नहीं देखा है, तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलें।